2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। हालांकि अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम तरीके के दावे किए हैं और अगर बात करें यूपी की तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया है कि मायूसी के दौर से अब आगे बढ़िए और आगे आने वाले चुनाव की तैयारी करिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रतनमणि लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, प्रियंका गांधी ने फिर से एक मूल मंत्र दिया है कि मायूसी के दौर से अब आगे बढ़िए, आगे आने वाले चुनाव की तैयारी करिए। कई रणनीति भी बनाई गई हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो। क्या लगता है सर, इस तरह की रणनीति कांग्रेस को क्या कुछ फ़ायदा पहुंचा सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि 2022 के विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में घोषित हुए, उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह की रणनीति अपनाई थी और प्रियंका वाड्रा को सामने करके उनके नेतृत्व में पूरा एक अभियान चला जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को लेकर, युवाओं को लेकर उन्होंने एक युवाओं को केंद्रित करके अपना मैनिफेस्टो भी बनाया, लड़कियों को लेकर एक नया नारा भी दिया और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह का रिस्पांस उन्हें लोगों से मिल रहा है तो कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में कुछ बेहतर होगा। बल्कि कई सारे ऑब्जर्वर्स को और मीडिया के लोगों को भी उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से निष्क्रिय रहने के बाद केवल चुनाव के माहौल में 2 महीने या 3 महीने इस तरह का अभियान चलाकर लोगों के दिलों तक पहुंचने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही और उसका नतीजा भी साफ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी वो करें वो सतत रूप से करें, लगातार करें और प्रदेश में एक लोगों को अपनी टीम बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दें कि वो पार्टी को मजबूत करें। लेकिन ऐसी कोई सोच फ़िलहाल कांग्रेस में नहीं दिख रही। इसके 2-3 मुझे उदाहरण दिखते हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद कई महीनों तक प्रियंका या कांग्रेस का कोई भी उच्च नेता उत्तर प्रदेश नहीं आया। दूसरा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हटाने के बाद कोई विकल्प नहीं चुना गया और आज भी कोई अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है। और तीसरा, इन 3-4 महीनों में जब सरकार बन भी गई और काम भी कर रही है, वहाँ कांग्रेस की ओर से कोई अपनी पहचान या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश नहीं की गई। अब देर ही से सही लेकिन प्रियंका ने जो शुरुआत की है तो मुझे लगता है उसे लगातार बनाए रखने की और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है कि जो टेम्पो एक बना था 2022 के फरवरी-मार्च में, उसको फिर से पुनर्जीवित करें और कोशिश करें कि लोगों को लगे कि हाँ, कांग्रेस गंभीर है अपनी उपस्थिति को लेकर, अपने इतिहास को लेकर और अपनी जो एक भूमिका हो सकती है उसको लेकर। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर कांग्रेस छोटे-छोटे लक्ष्य लेके चले तो मुझे लगता है दीर्घकालीन रूप से ये एक रणनीति सफल हो सकती है। सर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अगर बात की जाए कपिल सिब्बल की तो उनको सपा के समर्थन से राज्यसभा भेजा गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस से दूर भागते हुए जा रहे हैं। क्या इसका नुकसान आने वाले चुनाव में कांग्रेस को पड़ सकता है सर? हाँ, मुझे लगता है कि जो एक 23 लोगों का ग्रुप है G23 जिसे कहते हैं, उसमें कांग्रेस के काफ़ी नामी-गिरामी, प्रख्यात और अनुभवी नेता हैं, जो कि एक ज़माने में कांग्रेस के हाईकमान के करीबी रहे थे और उनके विश्वसनीय लोगों में से शामिल थे। लेकिन उन लोगों को भी ये शिकायत रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता उनकी सुनते नहीं हैं, उन्हें उनके अनुभव के हिसाब से जगह नहीं मिली, तो वो लोग सब अलग हो गए, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। अब उनमें से एक प्रमुख नेता कपिल सिब्बल ने आधिकारिक रूप से पार्टी छोड़ी और सपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। तो ये एक संकेत है उन लोगों के लिए जो इस G23 में हैं कि वे अगर केवल उस G23 में बैठे रहेंगे तो उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व दोबारा पूछने नहीं जा रहा। कपिल सिब्बल का ये कहना कि उन्होंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन उन्हें किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला, ये दिखाता है कि जो बाकी नेता वहाँ हैं उन्हें भी आगे चल के कुछ इसी तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे कि वे पार्टी छोड़ के अपने लिए बेहतर जगह तलाशें। वो बात अलग है कि उनके लिए किसी पार्टी में जगह है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सही है कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी से अलग-थलग हो रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान ही हो रहा है। और उससे भी गंभीर बात यह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि सबको एकजुट करके और फिर से एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक संयुक्त एक पार्टी का एक चेहरा बनाया जा सके। और जब तक ऐसा नहीं होता है, केवल सोनिया गांधी की अपील पर
और गांधी परिवार की जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ है कि हाँ पार्टी उन्हीं की वजह से है, ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। आखिरी सवाल है सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जब नतीजे घोषित हुए तो परिणाम सबके सामने थे, 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई। अब एक बार फिर से जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने बाद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आईं, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया, निकाय चुनाव के लिए और आगे जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी मूल मंत्र दिया। क्या लगता है सर, इस तरह की रणनीति 2022 में भी बनी थी, लेकिन नतीजे सबके सामने थे। अब ये जो पहल की गई है कांग्रेस की तरफ से, इसको आगे कंटिन्यू अगर रखना है तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, खुद प्रियंका गांधी को किस तरीके की रणनीति बनानी होगी, और बड़ी बात यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व की बात कही जा रही है उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम प्रभावी उठाने पड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस के गांधी परिवार में सोनिया गांधी अपनी आयु और स्वास्थ्य की वजह से बहुत सक्रिय नहीं हैं, और रायबरेली में चुनाव जीतने के बाद से रायबरेली की यात्रा भी उनकी शायद ही कुछ एक आध बार हुई हो, और पार्टी के जो नेतृत्व को लेके बड़े निर्णय हैं, जो बड़े सवाल हैं, अभी उनसे ही निपटना कठिन लग रहा है। तो ऐसे में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद सक्रियता की नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी स्वयं हैं, जो अमेठी से चुनाव हारने के बाद पिछला लोकसभा चुनाव केरल से जीते, और उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश कम ही आते हैं। भले ही वो अमेठी के प्रति अपने लगाव की बात करें, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अमेठी में दोबारा वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जिन्होंने कोशिश तो बहुत की है और अपने व्यक्तित्व, अपने बात करने के तरीके, अपने स्वभाव की वजह से लोगों को प्रभावित भी किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी और इतने लंबे समय तक पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट रही है कि उसमें केवल एक प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व ही काफ़ी नहीं है उस पार्टी को दोबारा लोगों से जोड़ने के लिए। इसके लिए पार्टी के हर उस व्यक्ति को सामने आना होगा, उत्तर प्रदेश में लोगों से जुड़ना होगा, और ये दोबारा संदेश देना होगा कि हाँ, पार्टी अपने पिछले इतिहास को फिर से जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और जब तक ऐसे प्रयास नहीं किए जाते, इस तरह के एकाध कैंप चला लेने से और मंत्र लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रियंका आई और चली गई, और उनके चले जाने के बाद से क्या उन मंत्रों पे कोई काम होता दिख रहा है? हम लोग जो फील्ड में रहते हैं, आप जैसे युवा लोग जो कि तमाम सारे राजनीतिक दलों के कार्यालयों में जाते रहते हैं, आप जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कोई उत्साह दिख रहा है कि हाँ, प्रियंका आके मंत्र दे के गई तो हाँ चलो हमें कुछ करना है। 2 MLAs के आधार पर और 1 MP के आधार पर आप चाह रहे हैं कि आप पार्टी में फिर से अपने आप को स्थापित करें, तो केवल ये 3 लोग काफ़ी नहीं हैं। आपको हर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता को उत्तर प्रदेश पे फोकस करना पड़ेगा, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक पार्टी के अंदर का जो शीर्ष नेतृत्व के सवाल हैं उनको आप हल नहीं कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रत्नमणि लाल सर थे, बहुत बारीकी से इन्होंने बात बताई है कि अगर कांग्रेस को दोबारा मजबूत होना है तो सबसे बड़ी बात है कि शीर्ष नेतृत्व में जो कमी है उसको पूरा करना है, साथ ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक साथ लेकर एक टीम बनानी है और उत्तर प्रदेश पर खासकर फोकस करना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव में क्या प्रदर्शन करती है, और जो मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, कार्यकर्ता उस पर किस तरीके से काम करते हैं। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली सडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।